हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि कल हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और राजस्थान जीके में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं तो उनके बारे में चर्चा की। और आज जिस सब्जेक्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन, वो है आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति। राजस्थान कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति। राजस्थान कला और संस्कृति हम सबसे पहले इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नवीनतम आंकड़ों के तहत अभी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला जो बिंदु होगा वो यही है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। जैसे संत मीराबाई की जो जन्मस्थली है कुड़की ग्राम, वो पहले आप जो जेतारण में पढ़ा करते थे, जेतारण तहसील पाली, अब वो जेतारण तहसील ब्यावर जिले में। ठीक है। राव मलिनाथ जी जो पढ़ा करते थे आप तिलवाड़ा बाड़मेर, अब वो तिलवाड़ा बालोतरा। वीर तेजाजी पशु मेला जो परबसर नागौर पढ़ा करते थे, वो परबसर डीडवाड़ा कुचामन सिटी। तो मतलब कल्चर के अंदर जो टॉपिक है ना, उनमें इतना ज्यादा चेंजमेंट है नहीं, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जो स्थान इधर उधर चेंजमेंट हुए हैं उनको भी हम आराम से आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, राजस्थान कला एवं संस्कृति। और राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर सबसे पहले हम जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके स्थापत्य कला। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं? तो इस स्थापत्य कला के अंदर टॉपिक हैं, एक तो राजस्थान में किले, एक है हवेलियां, एक है आपके छत्रियां, और एक है आपके बावड़ियां। महल, ये जो टॉपिक हैं ये आते हैं आपके स्थापत्य कला में। तो सबसे पहले कला संस्कृति में हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान के किले। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा, राजस्थान के किले। राजस्थान के किले। राजस्थान के किलों में सबसे पहले तो आप लिखिएगा मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल यानी कि अति महत्वपूर्ण बिंदु जिसे आप कहते हैं, उसको एक नाम दे दिया गया है, हमारा मास्टर कैप्सूल। तो हेडिंग डाली होगी राजस्थान के किले, और किलों में सबसे पहले आप लिखेंगे मास्टर कैप्सूल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से क्वेश्चन आता है। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य? तो एक तो लिखिएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम किले के साक्ष्य या अवशेष कहां से मिले? राज्य में सर्वप्रथम किले के साक्ष्य या अवशेष कहां से मिले? तो याद रखिएगा कालीबंगा से। आगे हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक सभ्यता पढ़ेंगे, कालीबंगा सभ्यता, जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है यहां पर। और हम यहां पर पढ़ेंगे कि इसी स्थान से हमें राजस्थान में सर्वप्रथम किले के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर, किलों या फिर दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? यानी कि किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में
राजस्थान का जो स्थान है वो है, याद रखिएगा, तीसरा, क्योंकि सर्वाधिक किले जिस राज्य में है वो है महाराष्ट्र, दूसरा नंबर है एमपी, तीसरा नंबर किसका है, याद रखिएगा, राजस्थान का। ठीक है। फिर अगली बात, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम किला, सबसे प्राचीनतम किला, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम किला जो है वो है भटनेर। भटनेर किला कहां है, हनुमानगढ़ में। तो किलों के सर्वप्रथम साक्ष्य भी कहां से मिले, हनुमानगढ़ जिले से, और सबसे प्राचीन किला भी कहां पर बना हुआ है, यहां पर। सबसे नवीनतम किला, तो सबसे जो नवीनतम किला है, सबसे नवीनतम किला है वो है आपके मोहनगढ़। मोहनगढ़ है आपके जैसलमेर में। ये सबसे राजस्थान का क्या है, नवीनतम किला। ये चार बातें उतारिए, फिर हम और चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। लिख लिया, चलिए चलिए, ये लिख लिया। अब देखिएगा, अब आप लिखिएगा, अब आप कुछ बातें और लिखिएगा। अब आप लिखिएगा दुर्गों का वर्गीकरण, यानी कि दुर्ग कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, वो है आपके किलों या फिर दुर्गों का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, तो याद रखिएगा मनुस्मृति में। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें है, मनुस्मृति में, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा दुर्गों का वर्गीकरण जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है दो प्रकार से। दो प्रकार से कौन कौन सा, देखिए, एक तो है, याद रखिएगा, कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण। तो कौटिल्य के अनुसार जो दुर्गों का वर्गीकरण है वो है आपके, याद रखिएगा, चार प्रकार से।
कौटिल्य ये कहता है कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो भी आपने नाम सुना है, वो कहता है कि दुर्ग जो है वो 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिएगा। कौटिल्य के अनुसार जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं तो देखिए 4 प्रकार। एक तो इन्होंने कहा कि दुर्ग बन सकता है, वो है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जो जल से घिरा हो। जल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओदक दुर्ग। एक तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, कौटिल्य के अनुसार वो है आपके धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग का मतलब है मरुस्थल में निर्मित। मरुस्थल, जिसके किले के चारों रेत हो, मरुस्थल हो, ठीक। इन्होंने जो तीसरा प्रकार बताया है वो बताया है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जो किसी पहाड़ी या पठार पर बना हो। पहाड़ी या पठार पर निर्मित किला। और इन्होंने कहा कि चौथा जो किला है वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब है जंगल या वन में निर्मित। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं अच्छे तरीके से। एक तो ओदक दुर्ग बनाया जा सकता है, एक धानवन दुर्ग बनाया जा सकता है, एक गिरि दुर्ग बनाया जा सकता है और एक वन दुर्ग बनाया जा सकता है। लेकिन आपको फिर और अंदर से पूछे कि कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है, तो याद रखिएगा कौटिल्य ने जो बताया है सर्वश्रेष्ठ किला, उन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन इनमें से यदि कोई सर्वश्रेष्ठ किला है तो वही किला है जो किसी पहाड़ी पर बना है, गिरि दुर्ग। याद रखिएगा, गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ किला है। तो दुर्गों के वर्गीकरण में एक वर्गीकरण आपके सामने रहा है कौटिल्य के अनुसार। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपके शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार। और याद रखिएगा कि शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों का वर्गीकरण है वो है आपके कुल 9 प्रकार से। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो बताए गए हैं वो कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9 प्रकार से। कितने प्रकार से हैं? 9 प्रकार से। ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग, ठीक है। देखिए नंबर 1, इनके अनुसार बता रहा हूं। नंबर 1 यहां एक तो है, याद रखिएगा, जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जो जल से घिरा हो। जल से घिरा हुआ किला क्या कहलाता है? जल दुर्ग। कौटिल्य ने बस उसी जल दुर्ग को क्या नाम दिया है? ओदक दुर्ग। बाकी दोनों एक ही है। नाम इन्होंने कहा कि ये ओदक दुर्ग है, जबकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये क्या है? जल दुर्ग। दोनों एक प्रकार से, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये देखिए, ये भी एक प्रकार का जल दुर्ग है। इसमें देखिए ये पानी है ना, चित्तौड़ किला। जैसे इसके अलावा और एग्जाम्पल दूं तो ये रहा, देख लीजिए, गागरोन का किला, चारों ओर पानी है ना, ठीक है। जैसे इसके अलावा यदि मैं और बताऊं आपको तो वो है आपके, ये रहा, देखो, ये देखिए, ये रहा भैंसरोडगढ़ का किला, चंबल और बामनी नदी का पानी, ठीक है। तो ऐसा किला जो जल से घिरा हो, ठीक है। चलिए, तो वो कहलाता है जल दुर्ग। दूसरी बात भी वही सेम है, गिरि दुर्ग।
गिरिदुर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा किला जो किसी पहाड़ी या पठार पर बना हो। पहाड़ी या पठार पर जो निर्मित किला होता है उसे क्या बोलते हैं? गिरिदुर्ग। ठीक है। नंबर तीन वही है वन दुर्ग, जो कोटिल ने बताया वही इन्होंने बताया। वन दुर्ग मतलब वही वन या जंगल में निर्मित, वन या जंगल में निर्मित। याद रखिएगा कौन सा? वन दुर्ग कहलाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 की यदि मैं बात करूंगा तो वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जो मरुस्थल या रेत में निर्मित हो। रेत में निर्मित, रेत से नहीं, रेत में निर्मित। ठीक है। नंबर 5 की यदि मैं बात करूंगा तो वो है आपके सामने पारिद दुर्ग। कौन सा है? पारिद। पारिद दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर परिधि हो, यानी कि परकोटा हो। चारों ओर परकोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग। नंबर 6 पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो। चारों ओर क्या हो? खाई हो, वो कहलाता है पारिख दुर्ग। नंबर 7 है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जो झाड़ियों के बीच में बना हुआ हो। जैसे देखिए ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा, ये रणथंबोर का किला है और ये झाड़ियों के बीच में है। ये दूर से दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, जब इस किले के बहुत नजदीक पहुंचेंगे ना तब दिखाई देगा कि ये रहा किला। ठीक है, तो एरण दुर्ग का मतलब होता है वह किला जो कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो। ठीक है। नंबर 8 सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब है कि राजा द्वारा सेना के लिए बनाया गया दुर्ग क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग। सेना के लिए निर्मित किला दुर्ग क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सैन्य दुर्ग। नंबर 9 है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब है, याद रखिएगा, राजा द्वारा अपने भाई बंधु रिश्तेदारों के लिए बनाया गया किला क्या कहलाता है? सहाय दुर्ग। नहीं नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यही काम आएगा। राजा द्वारा अपने भाई बंधुओं वे रिश्तेदारों के लिए निर्मित किला क्या कहलाता है? सहाय दुर्ग। ठीक है, और याद रखिएगा शुक्र नीति के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ किला बताया गया है? तो याद रखिएगा वो बताया गया है सैन्य दुर्ग। लेकिन आपको पूछे कि मनु स्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? तो याद रखिएगा मनु स्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ किला है वो है आपके, याद रखिएगा, गिरिदुर्ग। ठीक है,
बस ये उतार लीजिएगा। ये सारों दुर्गों का वर्गीकरण है कि कोई दुर्ग किस प्रकार से, कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, और जो जो बनता है उसे और किस नाम से भी जानते हैं। ये सारी बात आपके सामने क्लियर है। ठीक है, उतारिएगा दुर्गों का वर्गीकरण। नहीं है हनुमान भाटी, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। ठीक है, छोटे लाल से वो भी आपके कल परसों से शुरू कर देंगे। ठीक है, कल से ही शुरू कर देंगे शायद। लिख लिया। चलिए आगे चले। चलिए, तो ये हो गया आपके। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दिया, किले से संबंधित कुछ फैक्ट थे एक दो, फिर दुर्गों का वर्गीकरण। अब हम कुछ और स्पेशल बात है उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा। हाँ सर, हिस्ट्री। ठीक है, हाँ बिल्कुल हनुमान बाटी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, निश्चित रहिए आप। देखिए मनीष गुप्ता बिल्कुल होगी, क्यों नहीं, क्लासरूम से ही लाइव होगी।
लेकिन अभी तो आपको पता ही है ना, दीपावली के अवसर पर छुट्टियां हो रखी है। ठीक है। इसलिए निश्चित रहिए। देखिए नेक्स्ट अगली बात। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक, या राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है? एक ही बात है। तो राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला जो शासक है वो है, याद रखिएगा, राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। ऐसा कहा जाता है, नोट करके लिख रहा हूं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास। कविराज श्यामल दास दधिवाड़ी इसके क्या है? लेखक है। ठीक है। हाँ, तो वीर विनोद के अनुसार याद रखिएगा कि वीर विनोद के अनुसार इसमें कहा गया है कि मेवाड़ के या मेवाड़ में निर्मित 84 दुर्गों में से, यानी कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया है? कुंभा द्वारा। याद रखिएगा। इस ग्रंथ के अनुसार हमें पता चलता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है? राणा कुंभा। ठीक है। अगली बात, एक क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में, ये तो संपूर्ण राजस्थान की बात थी, एक क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक। तो याद रखिएगा, किले बनाने वाला जो शासक है वो है आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान की पूछ रहा है इस बार। तो याद रखिएगा, राव मालदेव। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। एक तो राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला कौन है, और एक क्वेश्चन है आपके कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है। ठीक है। उतारी। लिख लिया? अच्छा, साथ साथ में उतार लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपके
दुर्ग पढ़ने से पहले एक छोटा सा परिचय। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, वो है आपके सामने ये। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा यूनेस्को द्वारा, संस्था है ना यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में या विश्व विरासत में, एक ही बात है, विश्व विरासत में, विरासत में शामिल किले या दुर्ग कितने हैं। याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत या विश्व धरोहर में शामिल जो किले हैं वो कितने हैं। तो याद रखिएगा, वो है हमारे राजस्थान के प्रमुख 6 किले। कितने हैं? 6 किले। वैसे 6 किलों की ट्रिक आपने कभी पढ़ी हो तो वो तो ट्रिक तो क्या है, आम, गाजर और चीकू, ये तो एक ट्रिक है। आम का मतलब हो गया आमेर किला, गा से मतलब गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़। लेकिन मैं पूरे नाम लिख देता हूं। 6 किले कौन कौन से हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। तो एक नंबर तो लिखिएगा आमेर किला। और आमेर किला कहां पर है? तो याद रखिएगा वही जयपुर। नंबर 2 है आपके सामने गागरोन। गागरोन किला झालावाड़। नंबर 3 सोनार किला या जैसलमेर का किला, एक ही बात है, ये जैसलमेर में। नंबर 4 वो है रणथंभौर का किला। और रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर में। नंबर 5 चित्तौड़गढ़ किला, यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। और नंबर 6 है आपके सामने कुंभलगढ़ किला। कहां पर है? राजसमंद। तो कई बार क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से वह किला जो विश्व धरोहर या विश्व विरासत में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उतारिए।
लिख लिया? ठीक है, हाँ लिख लेंगे, बड़े लिख लेंगे। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपके किलों से संबंधित जो परिचय सा होता है वो। अब हम एक एक किले के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा जिस किले के बारे में, वो किला है चित्तौड़गढ़। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए चित्तौड़गढ़ किला नंबर 1। हेडिंग डालिएगा चित्तौड़गढ़ किला। सबसे पहली बात, कोई भी किला पढ़े तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो किला आप पढ़ रहे हैं वो कहां है। सबसे पहले तो इस किले का परिचय लेते हैं। आपको ये जो किला दिख रहा है ये है चित्तौड़गढ़ किला, और ये किला कहां पर है? नो डाउट आप सब जानते हैं, चित्तौड़गढ़ में। और ये बताने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। दूसरी बात होती है निर्माण की। इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा चित्रांगद मौर्य। ठीक है, हाँ, चित्रांगद मौर्य। तो कोई भी आप किला पढ़े तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने हमेशा यही आता है कि आप जो किला पढ़ रहे हैं वो किला आपके एक तो किस जिले में है, और दूसरी बात आप जो किला पढ़ रहे हैं ये किला आपके किसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो याद रखिएगा चित्रांगद मौर्य द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पेशल नाम देके पूछा जाता है, स्पेशल नाम देके कि इस ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, उन किलों को कब शामिल किया गया? ये इन किलों को तो शामिल किया गया है आपके 21 जून 2013। 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए। तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कहां है? तो चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। याद रखिएगा 7वीं शताब्दी में। लेकिन कई बार क्या है, ग्रंथ का नाम देके स्पेशल पूछा जाता है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि इसका जो निर्माण है वो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, तो याद रखिएगा यदि ऐसा नाम देकर पूछे कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण कुमारपाल प्रबंध के अनुसार किसने करवाया, तो याद रखिएगा चित्रांग मौर्य ने। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे पूछा जाए तो चित्रांगद है, लेकिन ग्रंथ का नाम देकर पूछे तो चित्रांग है। और ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछ रखा है, आपको बता दूं। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि निर्माण किसने करवाया। वहां पर पहला ऑप्शन था चित्रांगद। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। पहला ऑप्शन था चित्रांगद, दूसरा ऑप्शन था चित्रांग। तो चित्रांग मौर्य याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अगली बात है कि आप जो किला पढ़ रहे हैं वो कौन सी पहाड़ी पर है? याद रखिएगा चित्रकूट पहाड़ी पर। यह चित्रकूट पहाड़ी किस पठार का भाग है? तो याद रखिएगा मैसा का पठार। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कहां पर है चित्तौड़गढ़ में? निर्माण कौन सी पहाड़ी और कौन सा पठार? इसके अलावा ये जो पानी दिख रहा है ना, कौन कौन सी? तो लिखिएगा बेड़च नदी, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ किला है। याद रखिएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़ किला। इस किले के बहुत सारे उपनाम हैं।
ठीक है। उपनाम, इस किले को क्या क्या कहा जाता है, देखिएगा। एक तो इसे कहा जाता है दुर्गों का शिरमौर, यानी कि जितने भी किले हैं उनका शिरमौर जिस किले को कहा जाता है वो है चित्तौड़गढ़। एक व्यक्ति वे है, एक इतिहासकार जिनका नाम है यदुनाथ सरकार। उन्होंने कहा कि यदि आपने मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ किला और हल्दी घाटी नहीं देखा तो आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि चित्तौड़गढ़ जो किला है वो दुर्गों का शिरमौर है। इसे चित्रकूट भी कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग। इसे दुर्गों का महाराजा अधिराज भी कहा जाता है, दुर्गा अधिराज। याद रखिएगा। इस किले के बारे में एक कहावत है, देखिए बिल्कुल सब सारी चीजें हैं वो सीक्वेंस से लिख रहा हूं मैं। कहां है, निर्माण, पहाड़ी, पठार, नदियां, उपनाम, फिर लिखिएगा कहावत। और इस किले के बारे में कहावत तो आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब घड़ैया, है ना, कि गढ़ तो एक ही है चित्तौड़, बाकी सब बस कहने के नाम पर गढ़ है। कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब घड़ैया। लिखिएगा, जिस किले के बारे में कहा गया है वो है चित्तौड़गढ़ किला। लिखिए। लिख लिया। लिख लिया। तो ये तो हुआ इस किले के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय। अब इस किले की कुछ विशेष बातें पढ़ते हैं। विशेषता, लिखिएगा विशेषता। अब इसकी बहुत सारी बातें बाकी है, और भी इस किले में क्या क्या है सब कुछ लिखेंगे। विशेषता नंबर 1, लिखिएगा राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यानी कि आवासीय किला। तो सबसे बड़ा जो आवासीय किला है
सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो है आपके, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। दूसरी बात, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती का कार्य होता है, जिसमें खेती का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगली बात, खेती का कार्य भी यहीं होता है। याद रखिएगा, सर्वाधिक साके वाला किला, सर्वाधिक साके जिस किले में हुए हैं वो है आपके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वाधिक साके वाला जो किला है वो भी कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कितने साके हुए हैं, तो याद रखिएगा 3 साके हुए हैं। साका क्या होता है, तो अभी हम चर्चा करेंगे। केसरिया प्लस जोहर इजिकल टू क्या कहलाता है, साका। 1303 में पहला, 1535 में दूसरा और 1567-68 में तीसरा। तो सर्वाधिक साके वाला किला भी कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, तो ये इस किले की क्या है, प्रमुख विशेषता है। इसको उतारिए। लिखिए। लिख लिया? चलिए, तो अभी तक हमने केवल इस किले के बारे में परिचय पढ़ा है कि आपको ये जो किला दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़। कहां है, चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद ने। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण चित्रांग ने करवाया। कौन सी पहाड़ी पर है, चित्रकूट पहाड़ी पर। पठार कौन सा है, मैसा का। कौन सी नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च। ये जो किला है ऐसा किला और नहीं है, इसीलिए इसे दुर्गों का सिरमौर बोलते हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि किला तो एक ही है, चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो बस किले किले करते हैं। इसकी विशेषता है, सबसे बड़ा है ये किला। इस किले में खेती का कार्य होता है और यहां पर 3 शाखे हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके जस्ट पहले हमने राजस्थान के किलों के बारे में एक परिचय सा पढ़ा था कि जो किले हैं उनके प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा किलों के आधार पर राजस्थान का स्थान, प्राचीनतम किला कौन सा है, सबसे नवीनतम किला कौन सा है। फिर हमने दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा, कौटिल्य के अनुसार और शुक्र रीति के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर हमने ये पढ़ा कि सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है। और इसी क्रम में फिर हमने पढ़ा कि विश्व धरोहर में शामिल कौन कौन से किले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं किलों को पढ़ रहे हैं। इन्हीं किलों में सबसे पहले जिस किले के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके कौन सा, चित्तौड़गढ़ किला। याद रखिएगा, किस किले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़। और हमने फिर चित्तौड़गढ़ किले को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ किला जो आपको दिखाई दे रहा है, और फिर इसकी विशेषता। और भी इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। ठीक है, अभी यदि यहां तक जो पढ़ाया है इसमें यदि आपको कोई डाउट सा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट में आपके कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो कोई डाउट लग रहा है यहां पर जो पढ़ा है अभी तक इसमें से, तो आप वो मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, वरना फिर बाकी की बात तो हम करेंगे करेंगे। ठीक है, बताइए। मनीष गुप्ता, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें। अभी तो केवल किला कंप्लीट नहीं हुआ, इसका परिचय हुआ है। इस किले के बारे में अभी पढ़ना। मनीष, अच्छा, इसका आकार वेहल मछली जैसा है।
ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं ना। देखिए मैं बिना वजह आपको कोई पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा सारे फैक्ट वही जो आज तक एग्जाम ने पूछ रखे और आगामी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी किले के बारे में पढ़ना जाएंगे आप तो इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन एक तो किला है नहीं, हमें कम से कम 50 से ज्यादा किले पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये 3 शाखें आपको लिखा है मैंने, तो इन शाखों के बारे में बिल्कुल हिस्ट्री में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि 1303 के अंदर जो शासक थे वो रतन सिंह थे, आक्रमणकारी कौन था तो अलाउद्दीन खिलजी, 1535 में कौन थे तो विक्रमादित्य, अटैक करने वाले कौन थे गुजरात के बहादुर शाह, 1567-68 में कौन थे उदय सिंह, अटैक करने वाले कौन थे याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकबर। तो वो चीजें मैं हिस्ट्री में लिखूंगा ना, अगर यही सारा घुसेड़ दूंगा तो फिर केवल हम चित्तौड़ ही पढ़ते जाएंगे एक ही, मैं ऐसा करूंगा नहीं, सब चीज को अपनी जगह व्यवस्थित रखूंगा। ठीक है, और फिर जल्दी हिस्ट्री भी तो शुरू कर देंगे, तो हिस्ट्री और कल्चर आपके साथ साथ में चलती रहेगी। ठीक है, हाँ मेले त्योहार सब पढ़ाऊंगा। अच्छा मेले त्योहार उस दिन सिलेबस में नहीं बताया गया, सब पढ़ाऊंगा, मेले त्योहार, लोग देवी देवता पढ़ेंगे तो मेले त्योहार वैसे पढ़ेंगे। चलिए नहीं कोई अंतर नहीं है इसमें, चित्रांगद मौर्य में और चित्रांग में कोई अंतर नहीं है, बस ग्रंथ ये कहता है, कुमारपाल ग्रंथ ये कहता है कि इसका जो निर्माण है वो चित्रांग ने करवाया, बाकी चित्रांगद मौर्य दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन ऑप्शन आए तो याद रखना यही होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो फिलहाल ये था आज का हमारा सेशन। आशा उम्मीद है आपको जो पढ़ाया वो आप सबने अच्छे से लिख भी लिया, और एक बार बस ईमानदारी से क्लास खत्म होने के बाद में एक बार आप वापस रिवीजन कर लेना, फिर आपको कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बाकी की चर्चा कल इसी सेशन को यहीं से बढ़ाएंगे आगे, और चित्तौड़गढ़ किले में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा ये चित्तौड़गढ़ किला क्या है, कल हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो आप सभी को, हाँ नीरज शर्मा धन्यवाद, कविता हेमराज, चलिए तो फिलहाल बाकी की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।